हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से क्यूट से चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही चीज़ बताया था आपको और आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ताकि कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सके बच्चों। तो चलिए ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए बच्चों। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, उसका कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना बच्चों। तो ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, आज बहुत नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन हम आज लेके आए आपके लिए। ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमें 1/5 दी है और हमें x बताना है, तो x क्या होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, तो सॉल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों, सॉल्यूशन ए पे आते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू अगर हमें 1/5 पता है ना बच्चों, तो बताइए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू अगर हमें 1/5 पता है तो इसका मतलब ये 1/5 का मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से कम आ रहा है। अच्छा बताइए, एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है 1/5, तो बताइए x क्या होगा, x क्या होगा, p + 1/5 लिख सकते हैं। वेयर p, तो यहाँ पर क्या आ गया, p इज ग्रेटर, p जो बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे p है इंटीजर, कुछ भी रखोगे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 1/5 आएगी। यहाँ 1 रखो तो 1 + 1/5 करोगे तो भी 1/5 आएगी। 2 में जोड़ोगे, 3 में जोड़ोगे, 4 में जोड़ोगे, यानी p के वैल्यू हम इंटीजर कुछ भी रखते जाएंगे, प्लस 1/5 कर देंगे तो हमेशा जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/5 आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p + 1/5। p यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। बात समझ में आ रही बच्चों। अब बी पार्ट में हम देखते हैं, बी में क्या कह रहा था। बी में हमसे बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, 5/4। अब बताइए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 5/4 है, तो 5/4 क्या ये 1 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहा हो, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ रही, ग्रेटर देन 1 आ रही। जबकि ऐसा नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। मैंने लास्ट के 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ फ्रैक्शनल पार्ट का, उसमें मैंने बताया था बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको। तो आप यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ तो क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 5/4 है, यानी कि 1 से बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती है। तो मतलब यहाँ पे जो x होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 होगा। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि हम अंदर रख दे तो 1 से ज़्यादा आ जाए। अंदर x की वैल्यू 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, 1 रखोगे तो भी 0 आएगा, 2 रखोगे तो भी 0 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो इंटीजर का 0 आता है, कोई नंबर ही ऐसा नहीं है जो इससे 1 से ज़्यादा दे, क्योंकि 1 भी नहीं होता है, जबकि तो 1 से ज़्यादा कहाँ से होगा। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती है, तो 1 से ज़्यादा कहाँ से होगी, कम होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही, इक्वेशन ही ऐसा दिया है कि x की वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, तो 5 हो गया। इस बात को ग्राफ से समझ सकते हैं। देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसे बनता है फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ, देखिए कुछ ऐसे बनता है, देखिए कुछ बच्चों ऐसे बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है। तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होता है, ये 1 होता है, तो देखिए ये 1 पे जो कट करके जा रही है लाइन, ये क्या होता है, ये 1 है। तो बताइए इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही होती है। अब बताओ 0 से 1 तक ही होता है, तो बताओ, तो अब यहाँ ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से कट करके जाएगी। 1 से ज़्यादा है मतलब कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ से कट करके जाएगी। देखिए ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे कहीं से होकर गुजरेगा ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ को काट ही नहीं रही है लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इसके लिए बनाया मैंने। 5/4 का मतलब ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा कहीं ऊपर से कट करके जाएगी लाइन, तो इस वाले ग्राफ को काट भी नहीं रही है ये। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ सोल्यूशन क्या होगा, ये आंसर हो गया है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए हम थर्ड क्वेश्चन सी की तरफ पढ़ते हैं भाई, सी की तरफ पढ़ते हैं। सी हमको क्या पूछा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 1/5। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव आती है, नहीं आती, नेगेटिव भी नहीं आती भाई, 0 से कम ही नहीं होती, बहुत हुआ 0 होती है, या 0 से बड़ी होती है, 0 से कम कहाँ होती है।
है ना। तो बताइए तो ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कह रहा है नेगेटिव, नेगेटिव होती ही नहीं, यानी यहाँ भी x बिलोंग्स टू क्या होगा 5। ग्राफ से समझ लेते हैं, आइए हम लोग ग्राफ क्या बोलता है। ग्राफ ऐसा कुछ बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का। देखिए हमने ग्राफ बना दिया, ये देखिए ग्राफ बना दिया। अब बताइए कहाँ से होके जा रहा है भाई, ये होलो सर्कल है ना, सब होलो सर्कल है, यहाँ से जा रहा है होलो सर्कल है। अब बताओ तो कहाँ से होके जा रहा है बच्चों ये, तो देखिए ये क्या चाहिए -1/5, -1/5 कहाँ है, कहीं नीचे होगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे -1/5 है ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू। अब बताओ ये दिया है क्वेश्चन में, तो ये तो नीचे से जा रहा है, इसको तो काट भी नहीं रहा है, तो सोल्यूशन कहाँ से देगा। अगर हम ग्राफ से समझे तो जो हमको फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ मिला हुआ है वो ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन काटनी चाहिए कहीं ना कहीं, तब हम कहेंगे सोल्यूशन मिल रहा है। पर यहाँ तो देखिए इस वाले केस में देखें 5/4 था, यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी, यानी 1 के ऊपर से कहीं होकर जाएगी तब भी नहीं काट रही है। नेगेटिव कर दिया मतलब नीचे, नेगेटिव मतलब ये जीरो है, यहाँ पे जीरो है, जीरो के नीचे से होकर जा रही है, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ से होकर काट जा रही, तो भी ग्राफ को नहीं कट कर रही है, यहाँ भी सोल्यूशन आपका नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब डी पार्ट यहीं पे मैं देख रहे हो लगे हाथ, सी के बाद डी कहाँ गया, ये डी है। डी क्या दिया हुआ है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या दिया है, √3 दिया हुआ है हमको, जो कि 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी सोल्यूशन मिलने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0-1 के बीच होनी चाहिए, बहुत हुआ 0 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू 1.732 है जो कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ग्राफ से इस बात को समझा जा सकता है, देखिए ग्राफ से हम समझ सकते हैं बच्चों इजी वे में। देखो अब बताओ यहाँ पे ग्राफ 1.73 तो मतलब ग्राफ कहीं यहाँ से कट करके जाएगा, देखिए ऊपर से इसको फिर भी नहीं काटेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन नहीं देगा। यहाँ पर भी सोल्यूशन क्या हो गया, ये भी आंसर x बिलोंग्स टू क्या आ गया 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कॉन्सेप्ट क्या देखा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी और 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में होंगी। तो 1 से ज़्यादा अगर दे देगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, फिर ई वाला भी पार्ट हम देखते हैं। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई वाला पोर्शन बचा हुआ है ना, पहले इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों। ई इक्वल टू हमें दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया 1/π दिया हुआ है आपको। अब बताओ 1/π, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 1/3.14 यानी कि फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शन आएगी, यानी कि 1 से कम आएगा ये, यानी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। तो बताइए इसका सोल्यूशन x क्या मिलने वाला है, x मिलेगा p + 1/π, जहाँ पे p क्या है, p बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई हमने p प्लस क्यों किया, p का मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर जोड़ोगे इसमें यही वापस से आएगा फ्रैक्शनल पार्ट में, है ना। p मतलब कुछ भी जोड़ो, 0.3 सपोज करिए कि इसका 0.3 फ्रैक्शन आ रहा है। अब 0.3 में आप 1 जोड़िए तो भी फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0.3 ही रहेगा, 2 जोड़िए तो भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 रहेगा, 0.5 जोड़िएंगे तो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.3 ही रहने वाला है। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो इफेक्ट है वो इंटीजर पे पड़ ही नहीं रहा है, मतलब इंटीजर जोड़ने के बाद भी फ्रैक्शनल पार्ट वही दे रहा है। इसका मतलब इंटीजर जोड़ भी सकते हो तो भी फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की अगर वैल्यू 1/π है तो x की वैल्यू p + 1/π होगी, मतलब इंटीजर + 1/π, इंटीजर में कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर है तो कुछ भी हो सकता है, आई बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, ई बार एफ देख लो। तो जैसे आपको सपोज करिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, जैसे इसकी वैल्यू हमको बतानी है, इज इक्वल टू क्या दिया है, ये इज इक्वल टू दिया है मान लीजिए 2 दिया है, क्या है इसका सोल्यूशन बताओ। अब आप मुझे खुद बताओ इसमें क्या, अब इसको सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए क्या फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, <1 होती है, सोल्यूशन इसका क्या मिलने वाला है, देखो क्या होगा, <1 होती है। अच्छा साइन एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाती है, साइन एक्स कहाँ तक होता है, इसका रेंज -1 से +1, मतलब -1 0 1, -1 से लेके +1 तक होता है ना, ये होता है। पर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी 1 से कम ही होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट किसी का भी लगा हो उसकी वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा, आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी <1 हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी चीज़ हो वो <1 होनी चाहिए, है ना। ये भी देखो फ्रैक्शनल पार्ट, वैसे तो इसकी वैल्यू होती है -1 से +1, पर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर होने की वजह से इसका भी वैल्यू 0 से 1 से कम होगी। तो बताओ ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, तो दोनों को ऐड करेंगे 1 से कम, तो ओवरऑल दोनों रिजल्ट क्या है, जब दोनों को ऐड करोगे 1 से कम तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, जो 2 से कम आएगा। बात समझ में आ रही है भाई, हमने देखा इसको देखा ये भी 1 से कम है, इसको देखा ये भी 1 से कम है, जब दोनों वैल्यू 1 से कम है जब उनको ऐड करोगे तो ओवरऑल एडिशन भी तो 2 से कम आएगा,
2 थोड़ी ना आ जाएगा। ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, जोड़ा तो उनका एडिशन कितना आएगा, 2 से कम आएगा। जबकि यहाँ लिखा क्या है, दोनों का एडिशन 2 लिखा है, मतलब इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब 2 आना चाहिए, पर आ रहा है 2 से कम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, इसलिए x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या होगा 5। यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर इक्वल टू 2 आ गया होता तो कोई ना कोई सोल्यूशन देने वाला होता। ये बात समझ में आ रही है। हाँ, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे आपको मान लो ये दे दिया जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस क्या हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए। अब बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। भाई यहाँ तो 2 दिया था, तो हमने क्या हुआ, लेस देन वाला कंडीशन लगा दी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से कम, 0 या 0 से ज़्यादा होती है। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ये 0 दोनों का सम 0 कब आएगा, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, दोनों ही 0 हो, तब जाके जोड़ेंगे तो 0 आएगा, है ना। यही कहानी बन सकती है। तो अब बताओ, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे भाई 1 से कम होता है ना ये, और ये भी 1 से कम होता है, पर 0 या 0 से बड़ा होता है ना। पर यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के केस में क्या होगा, 0 आना है तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन लगा है, दोनों में से हम एक ले रहे हैं, कौन सा, 0 वाले ले रहे हैं, क्योंकि 0 भी हो सकता है, ये भी 0 भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया आपका, यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट x या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, ये भी 0 होगा, साइन x ये भी या तो 0 होगा। भाई ये भी 0, ये भी 0, तब सम करेंगे 0 आएगा। तो बताइए ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की जगह पे क्या रख दो, x की जगह पे अगर आप इंटीजर रखोगे तो जा करके उसका फ्रैक्शन 0 होता है। देखिए x की जगह i रखो, i मतलब कोई भी इंटीजर रखो, 2, 3, 4 या -2, -3, -4 कुछ भी रख दो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। इसका मतलब x इंटीजर होगा, तभी जाकर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस वाले केस में देख ले रहे हैं, साइन x 0 कब होगा, जब साइन x क्या होना चाहिए भाई, साइन x की वैल्यू वैसे होती क्या है, साइन x की वैल्यू -1 से +1 होती है। भाई साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से +1 होता है। तो आप बताओ यहाँ पे आप साइन एक्स का -1 से +1 होता है, यानी कि साइन एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -1, 0 या 1 ले सकते हैं। अच्छा, इनके बीच में भी वैल्यू ले सकते थे, -1, 0 के बीच की भी वैल्यू आ सकती थी फ्रैक्शन में, पर यहाँ पे साइन एक्स को क्या लेना है हमें, ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होगा तभी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। इसका मतलब इसकी इंटीजर वैल्यू लेंगे, -1, 0, 1 ले लिया। तो बताइए एक्स क्या होगा फिर उस केस में, -1 अगर साइन एक्स -1 कब आएगा, जब एक्स जगह पे -π/2 रखोगे। 0 कब आएगा साइन एक्स, जब एक्स जगह 0 रखोगे तब जाएगा साइन एक्स 0 आएगा, है ना। 1 कब आएगा साइन एक्स, जब एक्स जगह क्या रखोगे, π/2 रखोगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पहले वाले केस में x क्या निकल के आ रहा है, इंटीजर। दूसरे वाले केस में देख रहे हैं x क्या निकल के आ रहा है, नॉन इंटीजर है ये दोनों, और ये 0 इंटीजर है। तो x दूसरे वाले केस में x 3 वैल्यू आ रही है x की, एक 0 भी आ रही है जो कि इंटीजर है, बाकी ये दोनों क्या है, नॉन इंटीजर है। तो आप बताओ दोनों नॉन इंटीजर कौन सी वैल्यू आप लेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। ये इंटीजर बता रहा है, ये भी, इसमें इंटीजर कौन सा है, ये 0 इंटीजर है, हाँ। 0 पे देखिए 0 आ रहा है, साइन एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आ रही है, यहाँ 0 रखोगे तो 0 दे रहा है ना। इसका मतलब क्या, हमें इंटीजर वैल्यू x यहाँ पे बोला इंटीजर है, तो यहाँ पर भी x इंटीजर होना चाहिए, कौन सा, वो 0 है। तो हमारे पास क्या होगा, 0 इज़ ओनली सोल्यूशन, आप लिख सकते हैं इज़ ओनली सोल्यूशन। इन दोनों का सोल्यूशन क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास बच्चों, 0 आ गया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, ओनली 0 इज क्या होगा, पूरे का सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे भी इंटीजर था, यहाँ पर भी हमको क्या हो, इंटीजर लेना, दोनों में कॉमन क्या है, 0 ही दोनों में है, जो कि इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसको आप लोग कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या है क्वेश्चन भाई हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई, हमको दिया है इफ़ y इज इक्वल टू दिया है फ्रैक्शनल, इफ़ y इज इक्वल टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस दे दिया समेशन r इज इक्वल टू लेके 1 से लेकर 200 क्या दिया है, समेशन x प्लस r, समेशन x प्लस r जो है आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में होगा अपॉन 200, ये दिया है, अपॉन कितना लिखा है, 200 दे दिया है, और हमसे बोला देन फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी पूछ रहे हैं। अगर ये y दिया है तो dy बाई dx पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए हालांकि 11th वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा नया पोर्शन है, इसलिए नया है
क्यों? क्योंकि ये 12 का पार्ट है डिफरेंशिएशन, उसका क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन जो दिया है ये तो आपका इस चैप्टर का, इस टॉपिक का है ना भाई, फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। भले ही dy/dx पूछा हो, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन इसका है, इसलिए मैं इसमें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन dy/dx आपको निकालना नहीं आता होगा बच्चों, 11 के बच्चों को तो नहीं आता होगा, पर जो ड्रॉपर है उनके लिए ये तो ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि dy/dx ही निकालना है ना, तो कर सकते हैं। तो चलिए dy/dx निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वो बाद में हम बात करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों, इसको करेंगे कैसे? तो y को ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, फ्रैक्शनल पार्ट r से 1 से लेकर 200, ये जो r है ये वेरी कर रहा है 1 से लेकर 200 तक वेरी कर रहा है बच्चों। इसका मतलब ये है कि अब डिफरेंशिएशन करना तो आसान है नहीं भाई, इसको y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, पर y देखिए किस फॉर्म में दिया है, तो ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन हो पाएगा? तो इसका मतलब इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो r से लेकर 200 तक सम है, मतलब 1 से लेकर 200 तक इसको लिख सकते हो। क्या होगा देखिए, x प्लस 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, x प्लस 1 प्लस कितना होगा x प्लस 2, भाई r की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, इसी तरह 200 तक रखोगे, एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या लिख दूँ, प्लस कितना हो जाएगा x प्लस 200, ये हम लिख सकते हैं। और ओवरऑल अपॉन के नीचे क्या 200 था, अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, अपॉन में 200 हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, अब हमने प्रॉपर्टीज आपको सिखाई थी, क्या प्रॉपर्टीज सिखाई थी हमने आपको? यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था अगर x में कुछ ऐड कर रहे हैं x प्लस m, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होती है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी वैल्यू जोड़ रहे हैं, m यहाँ पे क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब m इंटीजर में अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई भी इंटीजर ऐड करते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें हम अगर कोई भी इंटीजर ऐड करेंगे तो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा, मतलब x ही मिलेगा। ये हमने कल प्रॉपर्टी सिखाई थी, इसके एग्जांपल भी दिया था बाकायदा, है ना। तो इसी तरीके से बताओ, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, ये इंटीजर है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस प्रॉपर्टी से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो ना इसको। देखो तो y इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ लिखा है, तो प्लस इसको क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस इसको भी लिख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस प्रॉपर्टीज थे। और यहाँ पे प्लस करके डैश 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 प्लस यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन कितना होगा 200। ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक आया है, 200 टाइम्स तक जा रहा है ना भाई, ये 200 टाइम्स तक। ये क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ये कितनी तक जाएगा, 200 तक जाएगा। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 200 बार आपको जोड़ना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 200 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y गुण कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इस कितनी बार आ गया, 200 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। क्यों, क्योंकि यही चीज़ 200 बार जा रही है ना, 200 बार होगा तो 200 को मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन जो 200 नीचे दिया था वो तो है ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों। बचा क्या, y गुण हमारे क्या बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यही क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, यही क्या होता है y गुण, ये x होता है, ये x की वैल्यू होती है। सिंस यहाँ ब्रैकेट लिख लो, x इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के पार्ट फॉर्म में और एक दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए इसको हमने x लिख दिया, यानी पूरी वैल्यू x होगी, x का डिफरेंशिएशन बताना है। अब बताओ dy/dx निकालना है। dy/dx मतलब y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा dy/dx, x का डिफरेंशिएशन क्या बोला जाता है भाई, 1 होता है ये। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ पे हमारे पास। दिखा दें जिन बच्चों को नहीं जानते, 11 के जो बच्चे नहीं जानते, फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n है, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला होता है n, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है n, x की पावर में n-1। तो बताइए इस फॉर्मूले से x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर x का करना हो, x की पावर 1 का करना हो, भाई यहाँ पे x का करने का मतलब x पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का करना हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूले से पावर आगे आती है n यानी 1 इंटू एक्स की पावर में n-1, n यानी 1 है, 1-1 कितना आ गया, 1.x पावर 0 आ गया, तो 1 इंटू एक्स पावर 0 यानी 1 इंटू 1 यानी 1 आ गया। देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो वही हमने x का डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, 1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है इसमें, थोड़ा सा और एक छोटा सा टॉपिक 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, वो हम कवर करेंगे बच्चों कल, और साथ ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ इसी टाइम पे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।